बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरेना दावों की, जो दावे अब दावे ना रहे और पहले इस्तीफों की बौछार होती है और अब पार्लियामान में वापसी का रास्ता देखा जा रहा है। साथ आज के प्रोग्राम में बात होगी मौजूदा हुकूमत की, जो आज महंगाई से तंग आवाम के तो शायद आवाज़ें सुन नहीं पा रही है, लेकिन IMF की जानिब से किए गए जो मुतालबात थे, जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 9 रोजा मुज़ाकरात में क्या खोया क्या पाया, आज उस हवाले से भी बात होगी। और बात होगी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से कि 2 अरब से जायद, कुछ रकम से जायद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि यकीनी तौर पर 2 हफ्ते की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट प्राइस अगर हम कहें तो इतने ही होंगे। लेकिन 12 अरब डॉलर की जो एक ख्वाब पाकिस्तान IMF के साथ देख बैठा है, ये किस हद तक मुमकिन होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर साथी इमरान खान के, और सेनेटर इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ, सेनेटर सैफुल्लाह अपड़ो साहब। सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सैफ साहब, शुरुआत पहले मैं आप ही से करता हूँ, और आपका ताल्लुक क्योंकि लाड़काना से है और जिस सूबे की नुमाइंदगी आप यहाँ कर रहे हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, तो पाकिस्तान में क्या सब कुछ ठीक हो गया है? सिंध में सब कुछ ठीक हो गया, सैलाब आया चला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार वहाँ अदा करती रही, मुराद अली शाह साहब क्या करते रहे, और आपने क्या लाड़काना की आवाज़ को यहाँ पहुँचाया? क्योंकि आपके तो बहुत से दोस्त पहले भी मुस्ताफ़ी पार्लियामान से हो चुके हैं और सेनेट में आप लोग मौजूद हैं, तो सिंध में सिंध का जो हक है वो कैसे मिलेगा फिर? देखें जी, जहाँ तक ये सैलाब की आपने बात की और पीपल्स पार्टी की, तो आप अगर सेनेट को देखेंगे, आप लाजमी सेनेट में आते होंगे, मैं वाहिद बंदा हूँ, मेंबर हूँ जो PTI से, और PTI वाहिद सेनेटर हूँ मैं सिंध से। कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो पीपल्स पार्टी के 14 साल, अभी तो 14.5 साल हो गए, बाकी 3-4 महीने बचे हैं, तो ये 15 ईयर्स का जो टाइम है, तो उनको तो हर लेवल पे हमने वहाँ एक्सपोज भी किया है। हम तो आए हैं 2 साल हुए हैं ना यहाँ सेनेट के अपर हाउस में, तो फ्लड हो, डेवलपमेंट हो, आप देखें वहाँ स्कूलों का हाल आपके सामने है, एजुकेशन आपके सामने है। ये फ्लड से पहले की बातें हैं। आपने देखा कि पेशेंट जो है, लाड़काना में एम्बुलेंस नहीं है, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता ना, कि लाड़काना जो है वो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, और जो पॉलिटिकली लाजमी है, बेनज़ीर साहबा का अपना घर है, भुट्टो साहब का, तो वहाँ तो सब सहूलतें होनी चाहिए। तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। वहाँ स्कूलों में देखें कि ये बिलावल साहब की अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, NA 200 जो लाड़काना सिटी उसमें आता है, तो आप जाएंगे अगर दिसंबर 2018 में, तो वहाँ निसार खोड़ो साहब वहाँ के MPA थे पहले, उनकी बेटी MPA थी, बाद में वो कोई और बंदा बना। तो आपने देखा वहाँ स्कूल्स में फर्नीचर नहीं था। ये फ्लड से पहले की बातें हैं। आपने देखा कि पूरे सिंध में जो कुत्ते काटने की वैक्सीन होती वो नहीं थी, लेकिन उन्हें अजीब अजीब सी ऐसी जो है ये स्कीमें मुतारिफ इन्होंने करवाई। आपने देखा कि कुत्तों को ख़त्म करने के लिए ये जो वैक्सीन है वो नहीं थी कि लोग जो है वो उसको अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको वैक्सीन मिले, लेकिन आपने देखा कि कुत्तों को उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इनको जो है वो न्यूट्रल करेंगे। इसी वजह से उसके लिए 95 करोड़ की इन्होंने जो है वो उस पर लगाए फंड। तो आपको पता है कि मतलब वैक्सीन इंसान के लिए नहीं है, कुत्तों के लिए है। आपने फिर देखा कि एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया कि 25 करोड़ की हम एम्बुलेंस लेंगे, वैन, जिस पे कुत्तों को उठा के हम उनको न्यूट्रल करने जाए। अभी देखिए, बात यह है कि इंसान बेसिकली जो वहाँ की पब्लिक है, सिंधी, जिनका पीपल्स पार्टी ने हमेशा मतलब फ़ायदा भी उठाया है, उनके वोट का, उनके जज्बात का, और हमेशा वोट भी लिए हैं, तो लेकिन आप देखें अमली तरह उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी स्कीम बनाते हैं जहाँ से उनको पैसा चाहिए। नंबर 2, जब आप फ्लड आया तो अभी आपने देखा, मैं थोड़ी आपकी याददाश्त करा लूँ कि जैसे ये फ्लड स्टार्ट हुआ ना, जैसे बारिशें स्टार्ट हुई, तो मुराद शाह साहब ने अनाउंस किया ना, ये कोई गालबन अगस्त का महीना था, तो उन्होंने अनाउंस किया जी इनिशियली कि भाई हमने जो है वो फ्लड के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को तकरीबन उन्होंने कोई 100 मिलियन पैसे जो है ना वो रिलीज़ किए। आप अंदाज़ा करें कि इंटीरियर सिंध में कोई 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट में से उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम 22 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पैसे हम बांटेंगे। ठीक है। आपने देखा उसके बाद कोई 10 दिन के बाद उन्होंने फ्लड आई, ज़्यादा बारिशें ज़्यादा आई, फाचू की वजह से फ्लड आई, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम 200 मिलियन और देते हैं। तो पूरी सिंध में जब शहबाज शरीफ गया वहाँ विजिट, पहले उन्होंने आपने देखा सखर में, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसी वक्त सारे लोग खड़े थे। हालांकि वो आपको पता है कि कैंप जो लगती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं ना, उसमें मखसूस लोग होते हैं। उसी कैंप में भी लोग जो हैं वो सही नमूने उनको मतलब इन्होंने एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने वहाँ किराए की शिकायतें लगाई। उस वक्त भी मुराद शाह ने वहाँ प्राइम मिनिस्टर को बताया ब्रीफ करते हुए कि इस वक्त तक
हालांकि पूरी सिंध में आपने देखा कि पूरी सिंध इस पे थी कि हमें कोई टेंट मिल जाए, हमें कोई राशन बैग मिल जाए, ये नहीं दे पाए। और वहाँ खुद ये एडमिट कर रहा था उस वक्त, उस दिन की बात थी जब पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सखर में गए थे, तो वहाँ खुद इन्होंने कहा अपने सीएम सिंध ने कि जी हमने इस वक्त तक, उस वक्त तकरीबन कोई 20-25 दिन इनको हो चुके थे कि जी हम तकरीबन जो है वो कोई 30,000 टेंट जो है हम दे पाए हैं। अभी आप अंदाज़ा करें कि 22 डिस्ट्रिक्ट 30,000 टेंट, कितने टेंट हुए ये? एवरेज अगर आप जाएंगे तो वो तकरीबन मतलब 2,000-3,000 टेंट वो नहीं बनते ना, जो मतलब इन लोगों ने दिए, या मतलब 1,000-1,500 टेंट बनते हैं। आप उसके बाद राशन बैग है, तो उन्होंने कहा कि राशन बैग हम डेली जो है वो तकरीबन जो है वो 15 देगें जो है वो मतलब हम बांटते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। आप बताएं डिस्ट्रिक्ट में 15 देगें, तो ये बड़ा मजाक है ना। वो वीडियो है अभी भी, तो ये उनकी इफिशिएंसी थी। आपने देखा शहबाज शरीफ भी यहाँ से लाजिम उसको पंजाब में जाना नहीं था, वहाँ परवेज़ इलाही था, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सारा फोकस सिंध में किया। उसने भी इनको पहले 15 बिलियन दिए, बाद में 16 बिलियन दिए। अभी वो पैसे फिर सिंध की जो बजट थी, डेवलपमेंट बजट, कोई 465 बिलियन है, उस पर भी आपने देखा कि 50% से ज़्यादा उन्होंने कट लगाया है ड्यू टू फ्लड और रेंस। अभी वो इस वक्त भी पब्लिक की ये हालत है। आपने देखा, मैं लाड़काना का आपको मिसाल देता हूँ, पिछले हफ्ते का जो मैंने सेनेट में भी उठाया था कि वहाँ जो आटा USAID ने दिया है, चावल, उस चावलों के बैग में लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल। और आपने देखा पूरी मीडिया पे वो चल रहा था कि वो लाड़काना की एक जेलस बाजार है, वहाँ आटे की चक्की है, वो शेख साहब है जिसकी चक्की है बड़ी, तो उसी पे वो आटा जो है बिक रहा था। आपने देखा ARY जो लीडिंग चैनल है पाकिस्तान का, और चैनल भी फिर वहाँ गए, उन्होंने उसकी कवरेज की है। आपने फिर देखें कि आप KP में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, जहां मौलाना साहब ने वहां जलसे किए, तो आपने देखा जो लोगों को टेंट नहीं मिले वो टेंट नीचे बिछे हुए थे, लोग उस पर सोए हुए थे, बैठे हुए थे। देखिए ये हालत है कि जो चीज़ें आपको बाहर से मिली हैं वो आप लोगों को नहीं पहुंचा पाते। उसके बाद जो टेंट है, आपने देखा काफ़ी आपके पास वीडियोज़ आएंगी, वो बिक रही हैं मार्केट में। खुद इनके अपने पैसे कहाँ गए? अभी आपने ताज़ा देखा कि IMF के पास जब इनकी मीटिंग हुई है तो इन्होंने कहा कि जी हमने फ्लड में कोई मोर देन 500 बिलियन जो है वो एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं, तो आप उनको यहाँ जो है वो वेव ऑफ करें या कुछ टाइम दें हमें उसमें। तो IMF ने कहा कि चलें 50 मिलियन उन्होंने कोई इनके एडमिट किए कि ठीक है 450 बिलियन की फिर भी हमें अकाउंट दें। इसका मकसद है कि 450 बिलियन से IMF मुतमिन नहीं थी, ये इनका हशर है। तो आप सिंध तो देखें पूरा तबाह हुआ पड़ा है। वरना देखें अभी टर्की में जैसे ज़लज़ला आया है, आपने देखा कि सारे यहाँ से तैयार होकर वहाँ जाने लगे कि हम वहाँ जाते हैं। जैसे बात की साथ बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और आपने बड़ी एक रिकॉर्ड खोल के रखा है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कारकर्दगी सिंध में नज़र आ रही है। सेनेट में आप गाए बगाए आवाज़ उठाते भी रहते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं था? माज़रत के साथ, क्योंकि सवाल इसलिए करना पड़ता है कि लोग जानना चाहते हैं कि कौम ने हल्कों से मुंतखब करके अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में भेजा कि वहाँ पर आप उनके हल्कों की आवाज़ बन सकें, और हल्के का कोई भी नुमाइंदा होता है वो अपने हल्के की आवाज होता है। तो जिस तेजी के साथ पार्लियामान से इस्तीफे दिए गए इस मामले में, जो इतना बड़ा एक हादसा आया, जब हमने देखा कि एक कुदरती आफत कह लें या फिर ये कहिए, गलत नहीं कहूंगा कि जैसे आपने भी कहा कि प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी इनकी, तो बेहतर नहीं था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान अगर पार्लियामान में होते तो आवाज ज्यादा मजबूत होती? जो फंड्स आपने बताए करप्शन की नजर हो गए, ये वहां हिसाब मांगा जाता? देखिए जी, बात ये एक अलग इशू है ना कि मतलब पार्लियामेंट में होना, जब पार्लियामेंट का हिस्सा सेनेट भी है। मैं सेनेट में बैठा हूँ ना, मैं आपको बता दूं, जब मैं सिंध के हवाले से उठता हूँ, सिंध के इश्यूज पे बात करता हूँ, आपने देखा होगा मीडिया पे कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो शोर बचाते हैं, वो सुन नहीं पाते। मैं एक सेनेटर हूँ सिंध से, इंटीरियर सिंध से, जो इनका मुखालिफ हूँ। बाकी तो सारे आपको पता है कि सिंध से जो भी इस वक्त ऐवान में 22 सेनेटर्स हैं, उसमें 3 MQM के हैं, और एक जो है वो एक PTI का हूँ मैं, एक जो है वहाँ फंक्शनल लीग है मुजफ्फर शाह साहब, बाकी तो 17 और एक जो है वो अकलियती 18 जो सेनेटर्स हैं वो PP के हैं, लेकिन PP बात नहीं सुनती। तो देखिए एक्चुअली ये बातें सुनी जाती हैं जहाँ डेमोक्रेटिक जो रवाज हो, जो लोग बर्दाश्त कर सकें। देखिए MNA अगर होते भी वहाँ ना, इस वक्त देखिए हमारी पार्टी ने इनको एक्सपोज किया, वो एक अलग इशू है कि उस टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन बात ये थी कि एक मोरल इन पे प्रेशर था कि जब आपकी असेंबली की कोई 45% सीटें चली जाती हैं और आपकी लीडिंग पार्टी चली जाती है, और आपका स्लोगन ये था
कि भाई हम आए हैं मुल्क में खुशहाली लाने के लिए, हम जाएंगे सीधे इलेक्शन में। तो खान साहब ने उनको बताया चलें जी ठीक है हम आपको बता दें आप आए इलेक्शन में। लेकिन आपने देखा जैसे वो 145 सीटें जो 155 सीटें थी हमारी, कुछ 20 लोग इधर वो अभी भी बैठे हैं असेंबली में, लेकिन जो 135 हैं उसमें 125 इस्तीफे आए। तो इन लोगों ने उसको गनीमत का मौका समझा, इन्होंने कहा चलो जी ठीक हो गया, अभी कोई हमें कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक लीडर्स होते, डेमोक्रेटिक पार्टीज होती, इनको अपने ऊपर ये यकीन था कि ये इनकी मेजॉरिटी है पूरे पाकिस्तान में, ये तो लब्बैक कहते कि खान साहब हम आए इलेक्शन के लिए हैं, हम 5 साल के लिए आएंगे, हम ये 6-7 महीने या 1 साल के लिए नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने उसको मौका गनीमत समझा। अभी आपने देखा है जिस तरीके से हर स्टेप वो भागते हैं, हर स्टेप को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, सिर्फ इलेक्शन से भागना है, वो वाजे करता है कि उनकी आवाम में जो है इतनी मकबूलियत नहीं है। इस वजह से हमारी पार्टी का मौक़िफ़ हम एक्सपोज करते हैं इनको। आपने इलेक्शन की बात भी की, मैं इस तरफ ही आना चाह रहा था। तो ये फरमाइएगा कि अब इलेक्शन की तारीख की बातें की जा रही थी, पंजाब की हम फिलहाल बात करते हैं क्योंकि पंजाब का फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, कहा गया है कि 90 दिन में ही इलेक्शन करवाए जाएं, जो आइन में मुकर्रर वक्त है उसी मुद्दत में आपने करवाना है। लेकिन जो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून है वो ये मान चुकी है कि ठीक है जी हम अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम सरखम करेंगे अपने हुकूम को भी सामने। लेकिन इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे ताहाल तैयार नहीं है, फंड्स की बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है फंड नहीं है। तो अब आपकी तरफ से क्या प्लानिंग हो? क्योंकि आज सुबह मेरी असद उमर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बताया कि टिकटों का बहरहाल मरहला शुरू हो चुका है और टिकटें भी देना शुरू हो गए और इस हफ्ते में रवा हफ्ते में ये मराहल भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बिकॉज ऑफ फंड की अदम फराहमी की वजह से नहीं आता तो फिर आपका क्या किरदार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा है ना, क्योंकि ये तो लाजमी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी फील्ड है, लाजमी उनका फ़र्ज़ है कि जब उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी शेप में तो उनको फुलफिल करनी चाहिए। आपने देखा है जब भी कोई MNA MP या कोई सीट खाली होती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन, वो तो वैसे भी उस पर शेड्यूल अनाउंस कर देता है, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पहली मरतबा है पाकिस्तान में कि जहाँ मेजॉरिटी थी PTI की, पंजाब में KP में उनकी गवर्नमेंट थी, उनके लिए लाजमी है इलेक्शन कमीशन के पास अगर फंड्स नहीं है तो उनके पास कोई उज़र होगा। तो आप भी समझते हो, आपको एक्चुअली ये सवाल उनसे करना चाहिए। लेकिन वहाँ ताज्जुब की बात है कि जो इस्तीफ़े 60 या 65 इस्तीफ़े जो है अप्रूव किए गए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया ज़मीनी इंतखाबात वहाँ हो रहे हैं, उनके लिए पैसे हैं। लेकिन पंजाब और KP के दोनों सूबों के लिए जो उनके पैसे नहीं। एक स्टांस अगर निगरा सेटअप नहीं होगा वफाकी आम इंतखाबात के लिए तो धांधली के चांसेस हैं। वो ये चाहते हैं कि जी दोनों इंतखाबात सेम डेट में किए जाएं, तो कहीं ये उज़र तो नहीं बनाया जा रहा कि जी शफाफ इंतखाबात के लिए ताखीर की जाए? कुछ भी नहीं है। देखें ये चीज़ें, ये जो माहौल है हर डिपार्टमेंट को, इवन हमारी पार्लियामेंट भी आज आ गई उसमें ना, ये सब हम लोग जो है ना वो अपनी अपनी इफादत दिखा रहे हैं कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हम अपने आइन की कितनी इज्जत करते हैं। तो ये वहाँ वाजे हो गया है ना, अभी इस पर तो कोई डिबेट बचती ही नहीं है ना। देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर KP में MNS में बाई इलेक्शन होता है तो उस पर जो है वो गवर्नर जो वहाँ का है, हालांकि जिसका ताल्लुक नहीं है किसी भी चीज़ से, इलेक्शन वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी और का काम ही नहीं है। तो गवर्नर KP के बैठ के बताएगा कि इलेक्शन कब होने हैं, आप खुद इस पे बता सकते हैं ना, तो वो तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो बाई इलेक्शन पे खुश है कि बाई इलेक्शन होने चाहिए, आम इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से पंजाब में MNS के इलेक्शन के लिए वहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, वहाँ फंड्स भी हैं। लेकिन जो परेज लाई ने असेंबली तोड़ी उसकी वजह है कि ये चाहते हैं कि अगर दोनों असेंबली में वोट होए, क्योंकि आपको पता है ये 4-5 महीने कॉमन इलेक्शन, अगर जो PDM की गवर्नमेंट पहले इलेक्शन अनाउंस नहीं करती, जिसका टेन्योर तकरीबन 17 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है, तो अगर ये 4-5 महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं और दोनों सूबों में सबको पता है, आपने देखा है रिसेंटली इलेक्शन के 90% जो है PTI ने जीती है वहाँ से सीटें। इवन ये 10 महीने की हुकूमत में नहीं है। लोग पहले तो कहते थे ना लोग कि भाई नहीं नहीं इनकी जो है सपोर्ट है, अभी लोगों ने देखा, इन पार्टीज़ ने भी देखा कि भाई किसके साथ मेजॉरिटी है। आपने देखा कि PTI 90% सीटें जीती हैं, हालांकि हमें तो चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन हम 90% सीटें जीती हैं। तो अभी ये PDM की ये कि अगर दोनों सूबे इस वक्त इलेक्शन होते हैं, PTI जीत जाती है, तो कमिंग इलेक्शन जो है, जो अगस्त के बाद जो इस गवर्नमेंट 17 अगस्त को चली जाएगी PDM की, आखिर तो जाएगी ना, कहाँ जाएंगे ये, कितना भी भागे, इनको 17 अगस्त के बाद तो इनको जाना पड़ेगा। रात के 12 बजे ये लाजमी चले जाएंगे, वहाँ जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो उनका काम है। लेकिन 17 अगस्त रात 12 बजे उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा उनके गवर्नमेंट का। तो आप ये समझते हैं अगर दोनों इलेक्शन अभी असेंबलीज आ गई और वहाँ PTI जो अभी नताज हैं, जो खान साहब की मकबूलियत है वो जीत गई, तो फिर तो आप समझते हैं कि कमिंग जो कॉमन इलेक्शन
इनके लिए पीडीएम के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो दोनों सूबे अगर पीटीआई जीत जाती है और इंशाल्लाह जीतेगी तो फिर इनको एमएनए पे कौन वोट देगा, और दोनों सूबे काफी हैं, यही इनको खौफ है और उसी वजह से ये मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन फाइनली कोई इंसाफ करेगी और ये उस आइन कहता है जो मतलब हमारे आइन की रिक्वायरमेंट है, जो जमहूरी अमल को आगे चलाने के लिए, तो इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन उस पर जाएगी और वो जल्दी दोनों सूबों में इलेक्शन का ऐलान देखते हैं कि उसमें क्या होता है। 17 अगस्त भी अब दूर नहीं है, अब जून भी है, बजट भी हुकूमत ने देना है। ये फरमाइएगा कि IMF की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रही हैं और हमने देखा है कि 9 रोज़ का मुज़ाकराती ये खेल था। मैं तो खेल इसलिए कहता हूँ कि ये खेल पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला जा रहा है, गुज़िश्ता 65 सालों से खेला जा रहा है। तो फरमाइएगा अब ये 9 रोज़ा खेल बिलाकर ख़त्म हो चुका है और ये कहना भी गलत नहीं है कि स्टाफ की हद तक तो मीटिंग्स हो गई, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू जो मीटिंग्स और अप्रूवल्स होनी है उसमें बड़े अहम मामलात हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही खाली हो रहे हैं। अब जो आने वाला वक्त है, लगता यह है कि 1 महीना तकरीबन लग जाएगा अगर कोई फंड्स की डेवलपमेंट होती है। तकरीबन 1 करोड़ 1 बिलियन 1 अरब 80 करोड़ समथिंग डॉलर से करीब जो है वो पाकिस्तान उनसे पहले किस्त लेने की बातें कर रहा है। अगर ये वक्त पर नहीं आता पैसा तो दिवालिया होने के चांसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत की और IMF के साथ जो मुआहिदा जिसमें आवाम दबती जा रही है, इसे किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़े अफसोस की बात है, जब IMF का डेलीगेशन यहाँ आया तो जब हमारे गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का वहाँ डेलीगेशन उनके साथ बैठा, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी थी इनकी? अभी भी आप वीडियो निकालें, जैसे सागडार साहब ऐसे आर्टिफिशियल हंसी उसके मुंह पे, फिर वो जो स्टेट मिनिस्टर हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, आपने देखे वो ऐसे ही हंस रहे थे जैसे हम किसी से भीख मांग रहे हैं। जैसे मियाँ साहब ने कहा था ना कि बेगस नॉट चूजर्स, तो वो चीज़ वहाँ साबित हो रही थी कि वो इस तरीके से वहाँ बैठ के दोनों की बॉडी लैंग्वेज और हमारे वफद की, तो आप देखें वो बड़ी तज़ीक थी हमारे पाकिस्तान की नेशन की। और आपने देखा कि जो IMF का डेलीगेशन था उनके चेहरे पे, किसी भी ऑफिशियल के चेहरे पे हंसी नहीं थी, कोई हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी। वो इतने सीरियस बैठे थे जैसे किसी शक के निगाह से किसी बंदों को देखा जाता है। तो ये पोजीशन थी। अभी आप बताएं कि इस पोजीशन में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे IMF से कि वो आपको इज्जत के साथ कोई ऐसा हल देगी जिससे आप इस माशी मसाइल से निकल सकें? आपने देखा कि होगा क्या। देखिए, एक्चुअली PDM गवर्नमेंट की कोई भी टॉप प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि मुल्क कभी भी फाइनेंशियली आगे जाए। आपने देखा है कम से कम ये उस पे तो रहते, जो इनको चीज़ें, जो इनको खजाना जो इनको मिली थी 10 अप्रैल 2022 में, आप उसको रिटर्न तो करते, आगे अब न जाएं। वो दोस्त ममालिक जिसके लिए आप कहते थे कि भाई खान साहब से वो नाराज थे हमसे, जो आपके साथ हैं, आप आपके मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? उन सबको पता है कि माजी में ये 12 जमायतें एक दूसरे के गले में हाथ डालती थी। आप 1970 से ले लें 2018 तक 48 साल ये एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे। अभी क्या हो गया है? तभी कुछ ना कुछ मुल्क बचता था कि एक पार्टी आती थी, वो मुल्क को जितना भी लूटती फिर भी मुल्क जो कुछ बचता। अभी तो 12 जमायतें उन्होंने ऐसे मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट चलाई कि हर किसी को अपना इंटरेस्ट है, वो जब उसको फुलफिल करने में जाते हैं तो पाकिस्तान का खजाना भी खाली होता है, पाकिस्तान तबाही की तरफ भी जाता है। लेकिन PDM का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मतलब मुल्क जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये चाहते हैं कि इस नहज पे मुल्क आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि अगस्त के इलेक्शन, जब ये कॉमन इलेक्शन जब भी होने हैं, अभी पंजाब और KP के इंशाल्लाह पहले होंगे, इनको कुछ मिलना नहीं, हुकूमत आनी नहीं। ये मुल्क को उस नहज पे लाना चाहते हैं कि कल आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो वो आसानी से मुल्क को उस दलदल से न निकाल पाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अवामी दर्द की हम बात कर रहे हैं। आपने IMF को बड़ा ज़बरदस्त एक तजिया किया है तमाम इशूज़ के ऊपर। मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है यह तो अब नज़र आ रहा है और आने वाले दिन बताएंगे कि वोट कहाँ लगेगा इन तमाम सूरत हाल को देखने के बाद भी। फरमाइएगा, महंगाई का जिन बोतल से पहले ही बाहर था बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है, आम आदमी के बारे में कोई सोच नहीं रहा, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट इस पर बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को थी आपकी हुकूमत से या मौजूदा हुकूमत, तो चलें आप लोग कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है, गोया कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अब मेरी हुकूमत बाजवा साहब ने गिराई थी ना कि अमेरिका ने। ये तरह के बयान तो खैर सियासी बयान थे, लेकिन सवाल यह है अब जो हालात इस वक्त हैं, अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो यही तमाम ख़जाना जो खाली मिल रहा है, क्या आपकी आने वाली हुकूमत संभाल पाएगी? क्या वो मुल्क को दिवालिया होने से बचा पाएगी या वही टैक्सों का बोझ एक बार फिर डाला जाएगा? देखिए जी, पहले तो ये बात है कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, जिस पे इनको ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन आपने देखा कि जब हमारी गवर्नमेंट गई है 9 अप्रैल 2022 को, तो आपने देखा कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 पर लीटर थी, डॉलर आपका 178 पे था। तो ये चीज़ें इतनी नहीं थी। ये लोग तो इस दावे पे आए थे ना कि भाई PTI
से ये चीज़ें संभल नहीं रही। हम आएंगे तो हम डॉलर को भी 178 से 100 पे ले आएंगे। जो दावा बाद में आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल ने किया, वो नहीं कर सका। उसके बाद इसाक डार आया, आपने देखा उसने स्टेटमेंट दी कि मैं फ्लाइट में अभी आया नहीं था कि 10 रुपये डॉलर कम हो गया। और आपने देखा कि 90% मीडिया कह रहा था कि डार ने डॉलर को डरा दिया है और डॉलर जो है बिल्कुल अभी जो है तो वो पीछे हटने शुरू हुआ है। तो इसाक डार ने भी कहा कि जी 10 रुपये का मकसद ये है कि मैं फ्लाइट में अभी आया नहीं और फ्लाइट ने लैंड नहीं किया तो डॉलर 10 रुपये कम हुआ है। 10 रुपये का मकसद है 1000 बिलियन। तो अभी देखिए डार साहब को भी बताना चाहिए कि डॉलर इस वक्त 280 है ओपन मार्केट में। तो 280 178 का मकसद है कि डॉलर बढ़ा है 110 रुपये। इसका मकसद है कि 11,000 बिलियन। तो डार साहब को जो बताना चाहिए कि अगर 10 रुपये का मकसद 1000 बिलियन है तो 11,000 बिलियन का हिसाब कौन देगा, जबकि आपका जो रेट बढ़ा है 100। देखिए ये तो कभी भी नहीं हुआ ना। आप पीओल पे आ जाएं वो 250 पे है। तो ये तो देखिए इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि अगर हम खान साहब की गवर्नमेंट को कहते थे कि भाई आप नहीं कर पाए तो इनको पहले टॉप प्रायोरिटी वो रखना चाहिए। लेकिन आपने देखा इनकी पॉलिसीज नहीं है। अभी आपका सवाल जो कमिंग गवर्नमेंट है कि जो भी आती है हम आ जाते हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अवाम जो है वो इज़्ज़त बख्शेगा खान साहब को और हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी। लाजमी है 3.5 साल से 3 साल 8 महीने से हमने भी सीखा है और हमें सीखना भी चाहिए। देखिए बेसिक पॉलिसीज़ जब तक मुल्क में एडॉप्ट नहीं होंगी, हमारी एग्रीकल्चर साइड आप देखें हम कितने जो हैं कमज़ोर हैं। इस वक्त दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये दाल का जो फसल है यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है। हम देखें गंदम जो है, गंदम इंपोर्ट करते हैं, शुगर इंपोर्ट करते हैं। ये वो फसल हैं अगर हम चाहें प्लानिंग के साथ करें तो ये आपकी जो है ना वो चीज़ें बच जाएंगी। मेन इशू ये है कि जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल, आपकी महंगाई भी कम नहीं होगी। और ये जो चीज़ें लाजमी है आप वो चीज़ें तो मंगवा सकते हैं जिनके लिए मजबूर, जैसे तेल है। अभी तेल के लिए आप देखेंगे हम बाहर के मुल्कों से कोई 90% तेल जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतने ज़खायर हैं आयल के, अगर हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो हम इस तरीके से अपने बोझ को कम कर सकते हैं। जब आपकी इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि महंगाई को भी फेस कर सकते हैं। और डॉलर जब आपका कंट्रोल होता है तो उसी से ही आपकी महंगाई भी कम आ जाएगी। क्योंकि जब चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे, अभी पीओल है, पीओल की वजह से महंगाई भी होती है ना। जब डॉलर आपका जो है स्टेबल हो जाएगा तो यही पीओल, अगर कल इस वक्त डॉलर है 280 पे, अगर यही कल डॉलर जो है 150 पे हो जाएगा तो आपकी पेट्रोल की कीमत आधी हो जाएंगी। इस वक्त मार्केट में आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में 78 डॉलर में पर जो बैरल उसकी कास्ट है, तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो भी पार्टी आती है, इंशाल्लाह हमारी पार्टी अगर आती है तो उसको बाकायदा मुनज़्ज़म होकर इस पे काम करना पड़ेगा, ऐसे बातों पे नहीं। जैसे मतलब आपने देखा कि मतलब प्रीवियस में भी हमारे दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन जो जहाँ कोई वैक्यूम रह गया है तो हमें उसको ख़त्म करना चाहिए और हमें संजीदगी से अच्छी पॉलिसियाँ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सरवर साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने शुरुआत की थी और कुछ दोस्तों से मेरी बात होती है, सेनेटर्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, और वो यही कहते हैं कि सेनेट में अगर कोई सिंध का डॉन है तो वो है सैफुल्लाह भुट्टो साहब। तो ये कहना गलत नहीं होगा, आपने जिस तरह सिंध की आवाज़ आवाम की उठाई हुई है और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को बहुत टफ टाइम वहाँ पर देते हैं, क्योंकि सिंध की आवाज़, रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी है। लेकिन सही मायनों में जो जंग आप लड़ रहे हैं, इस पे आपको सलाम पेश करते हैं सिंध की उस आवाज़ को जो यकीनी तौर पर आपने उठाई हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। थैंक यू। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि यकीनी तौर पर हालात बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन किस्मत के जो फैसले आवाम के होने थे वोट से, वो ताहाल नहीं हो पा रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये तकदीर किस तरह करवट बदलेगी, किस तरह लोगों के मसाइल हल होंगे और कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और पाकिस्तान का जो एक रोशन चेहरा इमरान खान ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी वो एक बार फिर दिखा पाएंगे या नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।